चंद्रशेखर जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। 2017 के सहारनपुर आंदोलन से सुर्खियों में आने वाले चंद्रशेखर सहारनपुर के छुटमुलपुर गांव से आते हैं। एक साधारण परिवार से हैं। इनके पिताजी हेलो गाइस, फिर से आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो भीम आर्मी से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। चंद्रशेखर आज़ाद जी का आज बयान लेने वाले हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी नगीना के सांसद हैं जो छुटमुलपुर गांव के हैं, सहारनपुर के। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें। में और बच्चों को पढ़ाया और वहाँ से जो है वो दलितों के छोटे मोटी जो समस्याएं थी उनका समाधान करने से जो सामाजिक एक आंदोलन इन्होंने शुरू किया, वो आज आज़ाद समाज पार्टी बन के उभरा है और अब वो संसद में पहुंच चुके हैं। ये सफ़र हालांकि आसान नहीं रहा। कई बार जेल गए। रासुका में तो लगभग 1 साल जेल में रहे। पुलिस की लाठियां खाई। पिछले साल बंदूक की गोली भी खा ली। और अब जब ये संसद में पहुंचे हैं तो कई हलकों में ये चर्चा है कि बहुजन मूवमेंट को आगे ले जाने में चंद्रशेखर जी की अहम भूमिका हो सकती है। तो चंद्रशेखर जी, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि नगीना लोकसभा सीट में जो ऐतिहासिक जीत आपने दर्ज की है वो कैसे संभव हो पाया? उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? आपने क्या क्या किया? तो मैंने सभी पार्टियों से बात की थी जो विपक्ष में, आज के विपक्ष में, कि हम मिलके पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ते हैं। और मैंने उनसे कहा कि मैं 1 सीट लड़ूंगा, इससे ज़्यादा नहीं लड़ूंगा। बाकी जगह, सब जगह मैं आपकी जाके मदद करूँ। और वो फर्स्ट फेज में है, तो बाकी 6 फेज मिलेंगे मुझे आपकी मदद करने के लिए। तो उनको मेरा जो प्रस्ताव था अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे ना कर दिया। फिर मुझे लगा कि अगर अब मैं इस चुनाव को नहीं लड़ पाया मजबूती से, तो चाहे वोट कितना भी मिले, हार जीत की बात नहीं थी, तो ये हो जाएगा कि मैं लड़ नहीं सकता। और एक सवाल था मेरे ऊपर जब टाइम्स मैगजीन में मेरा नाम आया कि भाई 100 इमर्जिंग लोगों में मेरा नाम है, भारत में से एक आदमी का, तो मुझे उस खुद को साबित भी करना। तो हम जनता के बीच में गए और मैंने खुद कीर्तिमान भाई 700 से ज़्यादा गांव कवर किए। मैं सुबह 7:30-8 बजे निकलता था और रात को 4 बजे, 5 बजे, पौने 6 बजे तक आता था, क्योंकि जो चुनाव का समय था वो रमज़ान का भी समय था, तो वो लोग जागते भी रहते थे। तो ऐसे 700 के लगभग गांव मैंने कवर किए। 1200 के लगभग टोटल गांव हैं। और फिर हमारी टीम ने, जो देश भर से हमारे साथी जो काम कर रहे हैं वो आए, उन्होंने वहाँ मोर्चा संभाला। और हमने जनता से जाके यही कहा कि आपने सबको मौका दिया, एक मौका आप हमारे कार्य के आधार पर हमें भी दो। वहाँ 3-3 राष्ट्रीय पार्टी लड़ रही थी और अलायंस भी लड़ रहे थे, एनडीए अलायंस, इंडिया अलायंस और बीएसपी भी। तो जनता ने हमारी बात को और हमारे संघर्ष को सराहा और हमें वोट दिया। और क्योंकि चुनाव लड़ने में भारतीय राजनीति में आज बहुत पैसों की ज़रूरत है, लोकतंत्र भारत का महंगा हो गया है, तो हम 1 वोट और 1 नोट, मान्यवर काशीराम साहब का जो फॉर्मूला है उसके आधार पर लड़े। गाँव में जाते थे केतली लेके और लोगों से अपील करते थे कि हमारे चुनाव निशान में वो जो अगर वोट देना चाहते तो नोट भी दें। तो हमारे तेल का खर्चा वहाँ से निकलता था। खूब पैसे भी इकट्ठे हो जाते थे कि पूरे दिन का तेल का खर्चा निकल जाता था। लेकिन जब इलेक्शन अनाउंस हुआ तो वो भी बंद हो गया कि आप ऑनलाइन पैसे तो ले सकते हैं लेकिन कैश नहीं ले सकते, तो वो भी बंद हो गया। तो नुकसान भी हुआ। लेकिन फिर भी देश भर से जो हमारे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के साथी, उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे जुटा के मुझे चुनाव लड़ाया। और जब 4 तारीख को परिणाम आया, तो लेकिन चुनाव के जिस दिन चुनाव वोट पड़ गए थे, दूसरे दिन बाद हमने जब पूरा रिसर्च किया तो हमें ये आइडिया था। और आप मेरा बयान अगर सुनेंगे जो मैंने छत्तीसगढ़ में दिया था आपसे 1 महीने पहले चुनाव के रिजल्ट से लगभग 25-26 दिन पहले, कि हम 1.5 लाख से ज़्यादा वोट से जीते और हम लगभग 1,51,000 से ज़्यादा वोट से जीते। तो हमें जो हमने काउंटिंग की थी वो हमारी टेबल पे थी और वो टेबल हमारी जो है वो हमारे संघर्ष पे थी और वो सच साबित है। तो इस तरह से हम लोग नगीना का चुनाव जीते। आपने बताया कि गठबंधन के लिए आपने इंडिया ब्लॉक से बातचीत की, लेकिन वो 1 सीट देने को भी आपको राजी नहीं थे। क्यों नहीं थे? आपको क्या लगता है कि, क्योंकि मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि ये कोई नया गठबंधन नहीं था। आप पहले उनके साथ गठबंधन कर चुके हैं, उपचुनाव लड़ चुके हैं। रामपुर का, खटौली का जो सारा उपचुनाव था वो सपा, आरएलडी और आज़ाद समाज पार्टी ने साथ में वो लड़ा था और आपने सपोर्ट किया था।
खटौली की विधानसभा वो जीते भी थे, नगर पंचायत चुनाव भी हम लोग मिलकर लड़े, नगर पंचायत चुनाव भी आप लोग मिलकर लड़े। तो फिर जब लोकसभा का चुनाव आया तो क्यों आपको लगता है कि ये पार्टियां आपके साथ गठबंधन नहीं करना चाहती थी? देखिए, मुझे कहते हैं ना, सच कहने से रिश्ते खराब हो जाते हैं, लेकिन अगर सच नहीं कहेंगे तो फिर तो खराब हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं चाहते कि कमज़ोर वर्गों में कोई इंडिपेंडेंट वॉइस खड़ी हो। उनको लगता है जो भी खड़ा हो वो उनके सहारे से खड़ा हो या उनके अंडर में, जिससे वो जिस तरह का काम लेना चाहते हैं उस तरह का काम लें, वो उससे आगे ना बढ़े। और इसलिए उनको लगता था कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद खड़ा हो जाएगा तो शायद एक नई तरह की पॉलिटिक्स जन्म लेगी। तो उन्होंने मुझसे कहा भी कि आप हमारे सिंबल पे लड़ जाओ या आप वो जगह बदल के कहीं और लड़ जाओ। तो मैंने उनसे मना कर दिया कि भाई, ना मैं किसी के सिंबल पे लड़ूंगा, ना मैं अपनी जगह छोड़ूंगा। उनको ऐसा लगता था कि भाई अगर चंद्रशेखर खड़े हो गए इंडिपेंडेंट रूप से तो फिर शायद वो आप पे रोके नहीं रुकेंगे, तो इसलिए इनको स्वतंत्र ना होने दो। तो कांग्रेस के लोग कहते थे हमारे सिंबल पर लड़ लो, और समाजवादी के लोग कहते थे हमारे सिंबल पर लड़ लो। और मैं कह रहा था कि मेरा नाम आज़ाद है, मुझे आप आज़ादी के साथ ही लड़ने दो। तो उस पर स्वीकार नहीं हुए तो बात खत्म हो गई। इसी कमरे में आज से 5 साल पहले बैठकर आपने खुद पर चुटकी लेते हुए एक बात कही थी कि भाई मेरे जैसे नाकारे की जो है वो पॉलिटिक्स में कोई जगह नहीं है, और मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता बन के ही रहूँगा, और मैं दूसरों को तैयार करूँगा कि वो सामने आए और युवा सामने आए और वो इलेक्शन लड़े। तो इन 5 सालों में ऐसा क्या गुजरा, ऐसा क्या हुआ जिससे कि आपने ये डिसाइड किया कि न सिर्फ मुझे, उस वक्त आपकी पार्टी भी नहीं थी, सिर्फ भीम आर्मी थी, तो ऐसा क्या हुआ कि आपने ये डिसाइड किया कि मुझे अब एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी है और मुझे खुद चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा? देखिए, जो आपने कहा वो सत्य है। हुआ ये कि जेल से तो मैं आ गया था और संघर्ष का रास्ता मैंने छोड़ा नहीं। मैं दिल्ली में गुरु घर का आंदोलन हुआ जिसको मैंने पार्लियामेंट में भी उठाया, मैं जेल गया। फिर एनआरसी का आंदोलन हुआ, उसमें भी मैं जेल गया। इसी बीच यूपी गवर्नमेंट मेरी बेल कैंसिलेशन के लिए हाई कोर्ट चली गई, और एज ए लॉयर मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ कि अगर मेरी बेल कैंसिल हो जाएगी तो जब तक मुकदमा चलेगा तो मुझे सरेंडर करना पड़ेगा। मैं आपको उसकी घटना भी याद दिलाता हूँ। अजय कुमार टहनी जो हैं, जो हार गए इस बार चुनाव, उनके बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, तो फिर वो जेल चले गए। फिर उनको बेल हो गई, तो फिर उनकी बेल कैंसिल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए किसान, तो उनकी बेल कैंसिल हो गई, तो फिर उनको सरेंडर करना पड़ा एक सिविल से। और जब तक वो मुकदमा चलेगा तब तक वो जेल से ही जो है उसको मुकदमे को जो भी कंडीशन हो। तो मैंने देखा कि भाई ये सरकार तो बाहर भी काम नहीं करने दे रही है, तो अब अगर हमने ज़्यादा दिन तक सामाजिक मूवमेंट के जरिए ही काम को आगे बढ़ाया तो हो सकता है कि हमें इसका कोई खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़े और हमारी एनर्जी का समाज को फ़ायदा ना मिल पाए। एक बड़ा सवाल ये भी था कि इस बीच में मैंने कई बार बहुजन समाज पार्टी के लोगों से भी बात करने का प्रयास किया कि हम मिलकर काम कर लेते, क्योंकि मैंने देखा कि जब भीम आर्मी के लोग संघर्ष करते थे और उनके साथ पुलिस कोई अमानवीय व्यवहार करती थी, यानी कि मारपीट करना, झूठे मुकदमे लगाना, जेल भेजना या और भी कई तरह के प्रयास, तो कोई पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी होती। सब लोग उनसे हाथ छिपाते थे, मुंह भी छिपाते थे, हाथ भी छिपाते थे और दूर रहने का प्रयास करते थे। तब मुझे लगा कि जब सारे संघर्ष हमें ही करने हैं तो क्यों ना लोगों से बात की जाए जो लोग काम कर रहे हैं, कि चलो अब जब सड़कों का संघर्ष हमें करना है तो सदन में भी उन लोगों को मौका मिलना चाहिए जो संघर्ष कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की उस बात को याद करते हुए कि रानी का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, जो राजा वो बनेगा जो बैलेट से तैयार होगा, जिसको जनता वोट देगी। तो फिर 2020 में, क्योंकि आपको अगर याद हो, जब मैं एनआरसी में गिरफ्तार हुआ तो पुलिस ने मेरे ऊपर एलिगेशन ये लगाया कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए भीम आर्मी को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।